नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक विशेष समारोह में शामिल हुए, जिसमें ऑपरेशन महादेव में भाग लेने वाले पुलिस और सुरक्षा बल के कर्मियों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन जवानों और अधिकारियों के योगदान की सराहना करना था, जिन्होंने देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑपरेशन महादेव एक व्यापक सुरक्षा अभियान था, जिसे हाल ही में देश के विभिन्न हिस्सों में सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए शुरू किया गया था। इस अभियान के तहत कई संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सुरक्षा बलों ने उत्कृष्ट कार्य किया है। तो वहीं मध्य प्रदेश में आयोजित रण संवाद 2025 कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी वक्तव्य में कहा कि भारत कभी भी युद्ध की इच्छा रखने वाला देश नहीं रहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया है, लेकिन वर्तमान वैश्विक में भू राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह बदल चुका है। साथ ही कहा कि अगर कोई हमें चुनौती देता है तो हमें ताकत में जवाब देना होगा। इसके लिए हमारी रक्षा तैयारियों को मजबूत और निरंतर बढ़ावा आवश्यक है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। At the very outset, let me emphasize that India has never been a nation that seeks war. We have never initiated aggression against anyone. However, the present geopolitical reality is quite different. Even though we do not harbor any aggressive intent, if someone challenges us, it becomes imperative that we respond with strength. To do so, we must continuously enhance our defense preparedness. This is why training, technological advancement, and a sustained dialogue with partners are of utmost importance for us. At the very outset, let me emphasize. तो वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन आगमन पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आत्मिक स्वागत किया। आज उज्जैन में विशिष्ट अतिथि मंत्री जी के गरिमामयी उपस्थिति में सेकंड ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव रूमांत्रिक का आपको बता दें भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर आपको बता दें कि अध्यात्मक से जुड़ी पुस्तक फेथ एंड फ्लो का विमोचन भी हुआ। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हमारे देवालय भी लोकतंत्र के लिए मॉडल के समान है, जहां एकता और सद्भाव का मिसाल मिलती है। माननीय मंत्री जी, कभी मौका पड़ेगा तो दिखाना चाहूंगा। मैं तो लोकतंत्र के लिए भी मध्य प्रदेश के अंदर की दोनों प्रकार की उदाहरण बने। पुरानी पार्लियामेंट भी हमारे मुरैना के पास के मडावली पिटावली नंबर 1 मंदिर का पूरा मॉडल पुरानी लोकसभा थी, और नई वाली भी विदिशा के पास बीजापुर मंडल के हमारे मंदिर की स्थापत्य की काफी नई लोकसभा में बनी। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो हमारे देवालय भी लोकतंत्र के लिए एक तरह से मॉडल हो सकते हैं। ये कितना अच्छा सोच। तो वहीं गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने परिवार के साथ मुंबई स्थित निवास पर विधिवत पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने देश और दुनिया भर में गणेश भक्तों को पर्व की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गणेश गणपति विघ्नहर्ता है और मेरी प्रार्थना है कि वे हमारे देश और प्रदेश के सामने आने वाले सभी विघ्नों को दूर करें। उन्होंने कामना की कि श्री गजानन सभी को शक्ति, समृद्धि और सुख शांति प्रदान करें। वहीं मुख्यमंत्री का ये संदेश श्रद्धा, आस्था और जन कल्याण की भावना को ओतप्रोत रहा। तमाम भारत के और दुनिया भर के गणेश भक्तों को मैं बहुत बहुत गणेश पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। श्री गणपति ये विघ्नहर्ता है, वे सभी के विघ्नों को हरे। हमारे देश के सामने, प्रदेश के सामने, जन जन के सामने जो विघ्न है, उन विघ्नों को हरने की शक्ति श्री गजानन गणपति हमें दे, ऐसी मैं उनसे प्रार्थना करता हूं। और बड़े हर्षोल्लास के साथ हम इस पर्व को मनाएं और मनाते समय कानून व्यवस्था का भी ध्यान रखें, ऐसी सबसे प्रार्थना करता हूं।
तो वहीं गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कनॉट प्लेस स्थित मंदिर में गणपति बप्पा की पूजा अर्चना की। पूजा के बाद उन्होंने देशवासियों और खासतौर पर दिल्ली वासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भगवान श्री गणेश हमारे देश की सभी कार्यों को निर्विघ्न रूप से संपन्न करे, वहीं दिल्ली को की प्रगति राह पर आगे लेकर जाए और इस पर विकास यात्रा में कोई विघ्न न आए, यही कामना उन्होंने प्रभु के चरणों में की। मेरी ओर से सभी देशवासियों को, दिल्ली वासियों को, सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। प्रभु हमारे देश के सभी काम निर्विघ्न संपन्न करे, दिल्ली को प्रगति की राह पे लेके जाए और किसी भी प्रकार की कोई विघ्न हमारे विकास पथ की इस राह में ना आए, यही मैंने प्रभु के चरणों में कामना की है और गणेश जी महाराज अपनी कृपा हम सब पे यूं ही बना कर रखें। तो वहीं कटरा में भूस्खलन की त्रासदी पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि यदि मौसम की जानकारी पहले होती तो क्या लोगों की जान नहीं बचाई जा सकती थी। हादसे में करीब 29-30 लोगों की मौत पर उन्होंने शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने नदी किनारे अवैध बस्तियों को हटाने और पुल की सुरक्षा पर जोर दिया है। वहीं आपको बता दें, पुल की सुरक्षा पर भी जोर दिया। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी से बात कर केंद्र के हर संभव मदद का आश्वासन भी प्राप्त किया है। कल के मुकाबले आज थोड़ी सी हमें राहत मिली है इस बात से कि जो कल बारिश में जो तेजी थी, आज बारिश लगभग थम चुकी है। अब जो लो लाइंग एरियाज हैं उनसे पानी जो है आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है, लेकिन जो कल सैलाब के वजह से जो नुकसान हुआ है वो आपके सामने है। ये पुल, और मैं भी डिविजनल कमिश्नर साहब से कह रहा था कि मुझे अच्छी तरह याद है, ठीक 2014 में इसी कोने पे इस पुल को नुकसान हो गया था। अब जाहिर सी बात है कि इस कोने में कुछ ऐसा खतरा है जिसको हम सही तरीके से समझ नहीं पाए। अब कुछ टीम एक्सपर्ट्स लाके ये देखना होगा कि 2014 और आज 2025 में यहाँ पे इतना नुकसान क्यों हुआ, आगे ना हो उसके लिए हमें इंतजाम करना होगा। और फिर जो यहाँ पे मकान हैं, दरिया के किनारे हैं, बार बार बारिश होगी, इन लोगों को खतरा होगा। अब कटरा की बात हमें बाद में करनी होगी। अब जब हमें मौसम के बारे में पता था तो क्या हम और इकदाम नहीं उठा सकते थे कि उन कीमती जानों को हम बचाएं। ये मौसम के खराब होने का जो खबर, जो हमें वार्निंग दी गई थी, ये कुछ दिन पहले हमें आई थी। तो अब वो लोग ट्रैक पे क्यों थे, उनको रोका क्यों नहीं गया, सेफ स्पेस पे उनको रखा क्यों नहीं गया, इस पर हमें बाद में बात करनी होगी। लेकिन फिलहाल तो हमें इस बात का अफसोस है कि लगभग 29 या 30 लोग जो हैं अपनी कीमती जानें खो गए। कुछ जिलों में हालत तो थोड़ी खराब ही रही, खासकर जो निचले हमारे जिले हैं, सांबा है, कठुआ का निचला इलाका है, जम्मू का निचला इलाका, उधमपुर, ये डोडा किश्तवाड़ में चिनाब के किनारे, कुछ जिलों में हम लगभग इतना जितना नुकसान हो सकता था नहीं हुआ। रजौरी का ऊपर इलाका, पुंछ लगभग ठीक ही है। सर, मकानों को जो नुकसान हुआ उनकी कंपनसेशन उस पे तो अभी पहले तो हमें पानी से निकलने दीजिए। तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा आज बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंची, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखे हमले किए। राहुल ने गुजरात मॉडल को चोरी का मॉडल करार देते हुए हरियाणा और महाराष्ट्र में वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि देश भर में लोकतंत्र और वोट के अधिकार को खतरा है और यही संदेश लेकर उनकी यात्रा गांव-गांव, शहर-शहर पहुंच रही है। इलेक्शन आता है
ओपिनियन पोल आते हैं और उसमें ओपिनियन पोल हमारे जो मीडिया वाले कहते हैं, हरियाणा में कहा कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहते हैं बीजेपी जीतेगी और आंकड़े देते हैं 300 पार। 2014 में, 2019 में ओपिनियन पोल कुछ और कह रहे थे। नरेंद्र मोदी जी 2019 के चुनाव के बाद रिजल्ट आने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं 300 सीटें आएंगी। वोट चोरी की जा रही है। आप देखिए, कुछ समय पहले अमित शाह ने कहा कि बीजेपी 40-50 साल अब राज करेगी। याद है आपको? अब राजनीति में कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम, मगर अमित शाह को 40 साल की राजनीति मालूम। कैसे? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ एक ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में रोजगार महाकुंभ 2025 का भव्य शुभारंभ किया गया। इस विशेष अवसर पर हजारों नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए, जिससे न केवल उनके सपनों को पंख मिले, बल्कि उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा रोजगार सृजन की प्रतिबद्धता को भी बल मिला। वहीं साथ ही सरकार के इन अपने विकास के रोड मैप की झलक भी दिखाई दी, जहां आज सीएम योगी के हाथों मुख्य सेविकाओं और फार्मासिस्टों की नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वहीं देखिए इसे लेकर हमारी खास रिपोर्ट। आज लखनऊ में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित मुख्य सेविकाओं एवं फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न केवल नियुक्ति पाने वालों को शुभकामनाएं दी, बल्कि भारत के भविष्य की नींव को मजबूत करने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि वर्ष 2047 में हम एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जो विकसित हो, आत्मनिर्भर हो, और उस दिशा में पहला कदम गांवों से, गलियों से और आंगनबाड़ी केंद्रों से उठता है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश ने बालिकाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत अब तक 26 लाख बेटियों को लाभान्वित किया जा चुका है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पिछले 8 वर्षों में राज्य पुलिस बल में 40,000 से अधिक बेटियों की भर्ती की गई है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि आज जब गांव सशक्त होंगे, आंगनबाड़ी केंद्र सक्षम होंगे और महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी, तभी आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। याद रखना, देश के बचपन को बचाने की पूरी जिम्मेदारी, प्रदेश के बचपन को बचाने की महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी है, वह दायित्व आपके ऊपर आ रहा है। इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा। हमेशा प्रधानमंत्री जी इस बात पर जोर देते हैं कि जो हमारी आंगनबाड़ी की बहनें हैं, उन बहनों का काम उसी प्रकार से है जैसे मां यशोदा का काम था। भगवान श्री कृष्ण को उनके जन्म से लेकर के और 6 वर्ष की उम्र तक का लालन पालन मां यशोदा ने किया था। याद रखना, जब भी कृष्ण की बात आती है, श्री कृष्ण की बात आती है, तो मां यशोदा को भी हर व्यक्ति याद करता, स्मरण करता, उसी श्रद्धा भाव के साथ उन्हें सम्मान देता है। तो ये मानकर के चलिए कि बचपन स्वस्थ है तो आगे का जीवन अपने आप ही समृद्धि के पथ पर अग्रसर होगा। ये रास्ता यहीं से शुरू होता है। प्रधानमंत्री जी ने 2047 का लक्ष्य देशवासियों को दिया है। 2047 में कैसा भारत चाहिए? एक ऐसा भारत जो विकसित हो, आत्मनिर्भर हो, समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ते हुए दुनिया का नेतृत्व करने वाला हो। ऐसे भारत के निर्माण का रास्ता कहीं से जाता है तो वह आंगनबाड़ी केंद्रों से जाता है, गांव से जाता है, गलियों से होकर के जाता है,
वहां के अपने नवजात शिशुओं की कुपोषित माताओं के जीवन स्तर को उठाने की दिशा में एक बेहतरीन प्रयास करने की दिशा में हम सबको कार्य करना होगा। आज आप इस बात को कह सकते हैं कि चयन की प्रक्रिया में आपके साथ न भेदभाव हुआ है, तो आपको भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना। 25 करोड़ जनता के लिए आपको सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। और याद करना, ये मिशन रोजगार के साथ हम लोग नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम को इसीलिए जुड़ते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी इस बात को कहते हैं कि यह इस बात का संकेत होना चाहिए कि किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ है, न होना है। तो अगले व्यक्ति की भी गारंटी होनी चाहिए कि वह भी इस बात की गारंटी के साथ जुड़े कि कोई भेदभाव हम भी नहीं होने देंगे, न करेंगे। अगर यह जिम्मेदारी होगी तो हम न केवल अपनी सेवा के प्रति बल्कि अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों का भी ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे। वहीं कल यानी मंगलवार को लखनऊ में रोजगार महाकुंभ 2025 का भव्य उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नव चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे और राज्य के रोजगार परिदृश्य को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने श्रम विभाग के श्रम न्याय सेतु पोर्टल और ई कोर्ट पोर्टल का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को ये सौभाग्य प्राप्त है कि यहाँ भारत की सबसे बड़ी युवा आबादी निवास करती है। उन्होंने युवाओं को अपार ऊर्जा का स्रोत बताते हुए कहा कि राज्य सरकार का पूरा ध्यान इस ऊर्जा को सही दिशा देने पर केंद्रित है। एक समय था जब उत्तर प्रदेश से लाखों लोग रोजगार के लिए पलायन करते थे, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। प्रदेश खुद रोजगार देने की स्थिति में पहुंच चुका है। सीएम योगी ने यह भी बताया कि 2017 में सरकार के गठन के बाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि ओडीओपी योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना ने राज्य को सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्यमों यानी कि एमएसएमई को नया जीवन दिया है। वर्तमान में राज्य में लगभग 96 लाख यूनिट सक्रिय हैं, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। कार्यक्रम में ये भी बताया गया कि आने वाले महीनों में 50,000 से अधिक युवाओं को विभिन्न सेक्टर्स में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री और स्किल्ड युवा दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर राज्य को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करेंगे। पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर जो कार्य प्रारंभ हुए उसका परिणाम था कि जिस प्रदेश में पहले गांव का गांव प्लान करता था रोजगार के लिए, आज वो स्वयं भी अपने यहां रोजगार उपलब्ध करवा रहा है। याद करिए, परंपरागत उद्यम के क्लस्टर यूपी के अंदर थे, लेकिन धीरे धीरे करके समय के अनुरूप उसको प्रोत्साहन न मिलने के नाते इंस्पेक्टर राज के कारण तमाम संस्थाओं के अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण वह बंदी के कगार पर पहुंच गया। 2017 में जब हम लोग आए थे, हम लोगों ने फिर से उन संस्थाओं को देखा। पिछले 8 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस में, अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस में 2,19,000 भर्तियां हम लोगों ने की और उत्तर प्रदेश के युवाओं को इसके माध्यम से सरकारी नौकरी दी। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 1,56,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न किया और अलग अलग विभागों की पूरी सूची अगर आप देखेंगे तो यह संख्या बढ़ करके उसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इरिगेशन है, पीडब्ल्यूडी है, कृषि है, विश्वविद्यालय हैं, इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो यह संख्या 8.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने वाला देश के अंदर सबसे बड़े राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश की गिनती आती है। इन दोनों अहम कार्यक्रमों के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर ये स्पष्ट संदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं के भविष्य, महिला सशक्तिकरण और समग्र विकास को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सीएम योगी का नेतृत्व प्रदेश को उस दिशा में ले जा रहा है जहां गांव, गरीब, महिला और युवा सभी विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। चाहे बात हो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से बेटियों को सम्मान देने की या रोजगार महाकुंभ के जरिए लाखों युवाओं को अवसर देने की।
योगी सरकार की योजनाएं केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर परिणाम दे रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन में 2047 का भारत सिर्फ विकसित नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर, सशक्त और सामाजिक रूप से समर्थ होगा, और उसकी नींव आज उत्तर प्रदेश में रखी जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।